इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWA पे मिनी मॉक टेस्ट आता है मैथ का, SSC GD का, जो 28 जनवरी को मिनी मॉक टेस्ट आया था, उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, ट्रिक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये दे रखा है, एक कथन ये है और ये एक कथन ये है, हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इस टाइप का सवाल मैंने बताया था कि कभी भी पता करना हो भिन्न में कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करना, दो ऊपर दो जीरो बढ़ा लेना। ये अपने कैलकुलेशन को अच्छा करना, आसान करने के लिए, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब क्या करना, दो दो जीरो बढ़ा दिया। अब जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर वाले को हम भाग देंगे, लेकिन पूरा पूरा दशमलव नहीं ले जाएंगे, बस मोटे तौर पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 8 56, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 4 7 28, दो बचेगा तो 4 5 20, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 50। तो हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है नहीं, क्योंकि 28 तो 75 से बड़ा ही है, यानी 2/7 ग्रेटर देन 3/4, जो कि गलत है। यानी ये वाला पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, पहला वाला हमारा गलत हो गया, मतलब ये वाला सत्य नहीं है। अब इसको चेक करेंगे दूसरा वाला, तो 8 छक्का 48, 2 36 18 83, ये आ गया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ये आ गया 5 छक्का 30, 60 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये वाला हमारा सही हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर 2, केवल ऑप्शन वाला ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की संख्या 85 है। स्वर्ण पदक और रजत पदक की संख्या 85 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत द्वारा जीते गए रजत पदक की संख्या और स्वर्ण पदक की संख्या के बीच में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो कई सारे अनुपात दे रखे हैं, जैसे 2:3, 12:13, और भी अनुपात हमारा नीचे दे रखा है। तो पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो जो भी अनुपात होगा उसे जोड़ने के बाद इसको अगर हम भाग देंगे तो ये कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये उसी का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 2 5, 5 से हम अगर इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और 13 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 25। अब 25 से इसको भाग देंगे तो नहीं कटेगा, मतलब ये अनुपात संभव नहीं है, ये अनुपात संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा 12 और 13, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है सब कट रहे हैं, सबसे 85 कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है कि एक विजेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 कर दिया, 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। तो 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 3/10, 3/10, 3/10, ठीक है, 3/10। यानी कोई वस्तु हमारी 10 की थी, उसे हमने बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 बढ़ा के 13 का कर दिया। 10 की थी, हमने 3 बढ़ा दिया तो 13 हो गया, ठीक है। इसी 13 का मान हमें क्वेश्चन में 286 दे रखा है, 286 दे रखा है, 286 दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 से 22 गुना ज़्यादा, 22 गुना ज़्यादा। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो भी 10 नहीं होगा, ये 20 से 22 गुना ज़्यादा 220 होगा, 220 होगा, 220 होगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। तो 286 पे 10% का छूट, मतलब 286 का अगर हम 90% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10% की छूट, यानी 286 का 90% बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 8 72, 5 77 के 7 हासिल 7, 9 दूना 18, 7 25, ठीक है। अब यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 है। तो ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमें लाभ बताना है। तो 220 पे कितने का लाभ हो रहा है, तो 220 नीचे रहेगा लाभ, और 257 में से 220 माइनस करेंगे तो 4, यह आएगा 5, यह आएगा 3, 35.4 आ गया, 35.4 आ गया, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो इससे ये कट गया, और इस 0 से यहाँ पे गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब 11 3 33, 11 चौक 44, कुछ मैंने गलत कर दिया है, 1 मिनट, गलत हो गया भाई। अगर हम 257.4 में से 220 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 7 3, 37.4 आएगा, 37.4 आएगा, ठीक है। तो 11 3 33, 11 चौक 44 बटे में 11 दूना 22, और इसको हम देंगे तो ये आएगा 17, ये आएगा 17, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 17%, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत। कह रहा है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16 में, 9/16 यानी विक्रय मूल्य हमारा 16 है, विक्रय मूल्य हमने मान लिया हमारा 16 है, यानी SP हमारा 16 है,
विक्रय मूल्य, सॉरी ये छोड़ दो, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 9/16वें भाग पे, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं हमारा 16 है तो हम उसके 9 भाग पर बेचते हैं। जब हम उसके 9 भाग पर बेचते हैं तो हमें 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, यानी 4 पर 1 की हानि हो रही है, यानी 4 पे 1 की हानि हो रही है 3 में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो इसी 3 का मान हमें प्रश्न में 9 दे रखा है, इसी 3 का मान प्रश्न में 9 दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह 4 का मान भी इससे 3 गुना ज़्यादा 12 होगा। अब ये जो 12 आया ये हमारा सीपी है, ये जो 12 ये हमारा सीपी है, ये एसपी था, ये हमारा 12 सीपी हो गया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है, और आपको पता ही है कि ओरिजिनल एसपी हमारा 16 है, ओरिजिनल एसपी हमारा 16 है। आगे कह रहा है कि यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 16, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 16, 16 को 15% कम पर बेचने पर, 15% कम का मतलब केवल 85% में बेचने पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 16 पास 80 के 0, 16 8 112, सॉरी 16 8 128, और 128 में 8 जोड़ेंगे तो 16 8 128 में 8 जोड़ेंगे तो 6 3 136 आ गया, 136 आ गया। बटे में 100 है तो यहाँ से 0 कट गया, आ गया 13.6, 13.6। यानी अगर हम 12 की वस्तु को 13.6 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत हम बताना है। तो 12 पर कितने का लाभ, 3.6 का लाभ, 3.6 का लाभ, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अब जब हम 3.6 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 3600 बन जाएगा, 3600/12, 3600/12, ठीक है। अब काटेंगे तो 4 9 36 आएगा और 4 3 12 आएगा। यार यहाँ पे प्रश्न नहीं आएगा, मैंने ही गलती कर दिया है यहाँ पे, सॉरी ये मैं मिटाता हूँ एक बार, ये अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 12, यहाँ पे 13.6 है, तो 12 पे कितने का लाभ हो रहा है, 13.6 में से हम अगर 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.6/12, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सॉरी मेरी मिस्टेक है। तो जब इस 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 160/12, 160/12, और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16/3, 4 3 12, 40/3। अब इसको हम देंगे तो 3 एकम 3, 13 सहित 1/3, 13 सहित 1/3, ये इसका आंसर आएगा, 13 सहित 1/3, ठीक है। तो माफ कर देना, मैंने ही गलती कर दिया था। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि मोहित 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इसकी 3 चालें दे रखी हैं, एक तो 30, एक तो 25, 120, कह रहा है कि तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था कि हम 30, 25 और 20 का एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 300। तो मान लेते हैं कि दूरी हमारी 300 है, तो अगर 300 दूरी को हम 30 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 10 घंटे। अगर 300 स्पीड दूरी को 25 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 12, ठीक है। अगर 300 दूरी को 20 की स्पीड से तय करेंगे तो 15 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो औसत चाल होता है वो क्या होता है, औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड जो होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी, कुल दूरी हमारा कितना है 300, 300, 900, क्योंकि 300 ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो कुल दूरी हो गया हमारा 900 बटे में कुल समय, कुल समय इसको जोड़ लेंगे 10, 12 और 15, तो 7, 37, ठीक है। अब बस इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 24.32 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करा था। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, बोल रहा है कि यदि 10 गुणे 5 गुणे 6 आयाम वाले एक ठोस घनाभ को इकाई लंबाई के घन वाले में पिघलाया जाता है तो ऐसे सभी घनों की लागत क्या होगी यदि एक घन की लागत, कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी सारी भुजाओं दे रखी 10 गुणे 5 गुणे 6, तो ये इसका आयतन भी हो गया। कह रहा है कि इसको ठोस आयतन में बांटा जा रहा है और एक आयतन 1 सेंटीमीटर का है, एक आयतन 1 सेंटीमीटर का है, तो आयतन का क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको 1 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 36 300 आ गया, 300 आ गया, हमारा आंसर 300 आ गया। और आपको पता है कि एक घन का लागत 20 रुपये है, तो 300 का लागत गुणे 20 कर देंगे तो आ गया 6000 हमारा, तो ये इसका आंसर है 6000, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 7, कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, धन शेषफल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना, शेषफल का 12 गुना, यदि शेषफल 56 है, शेषफल हमारा 56 है
और कह रहा है कि भाजक शेषफल का 12 गुना, शेषफल का बुरा 12 गुना यानी 56 का 12 गुना हमारा भाजक है, 12 गुना हमारा भाजक है। और कह रहा है कि भाजक भागफल का 32 गुना। तो अगर भाजक हमारा 32 गुणे 12 है, तो अगर हम इसे 32 से भाग देंगे तो हमारा भाजक भागफल निकल जाएगा। तो 8 7 56, 8 चौको 32, 4 3 12, 7 3 21 गुणे 21। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। तो 14 168, देखो इसका हम बुरा करेंगे तो 2 कम 2 आएगा, प्लस इसमें 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो केवल जो ऑप्शन हमारा बी है 14 168, उसी में केवल लास्ट वाले में 8 आ रहा है, पहला यूनिट डिजिट आ रहा है 8 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे गुणा करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 200 वर्ग है। आयत है, आयत की लंबाई 20 है, तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वो दे रखा है हमें 200। तो लंबाई हमारा 20 है, तो यहाँ से चौड़ाई आ जाएगा, तो 20 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा चौड़ाई आ गया 10, चौड़ाई आ गया हमारा 10। ठीक है, लंबाई 20 चौड़ाई 10। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल 5 गुना कर 6/5 गुना कर दिया जाता है, 6/5 गुना, यानी जो हमारा 200 क्षेत्रफल है इसका 6/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5 चौक 20 यानी 240, 240 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई हमारा हो गया 240। तो चौड़ाई है हमारा 10 और लंबाई हमारा बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई बराबर रख देंगे 10, तो यहाँ से कट के आ गया 24, तो यहाँ से लंबाई आ गई 24, लंबाई आ गई 24। प्रश्न में कहा है कि केवल लंबाई बढ़ाकर उसकी क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप। तो अब हमारा नया लंबाई हो गई 24 और हमारी ऊंचाई हो गई 10। तो आयत का परिमाप आपको पता है कि 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 10 और 24 34 और दूनी 68, 34 दूना 68, ये इसका आंसर 68। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि x तथा y दो सम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भी सम संख्या होगा। तो देखो पहला ऑप्शन आप लोग देखो कि कभी भी कोई दो सम संख्याएं दे रखी हैं, अगर उनको जोड़ने के बाद या जो भी करना हो उनको जोड़ने या घटाने के बाद अगर हम उसमें एक जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो भी सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हो कि एक्स वाई प्लस 1 है, तो अगर मान लेता हूँ कि इसके बराबर 2 है, इसके बराबर 4 है, कुछ भी मान लो, बस सम संख्या होनी चाहिए। तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अगर इसके बाद 6 रखूँ इसकी जगह मैं 8 रख दूँ तो 8 से 48 49 हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 1 ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आसानी प्रश्न है, बहुत टफ नहीं है। कह रहा है कि रीमा ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया। रीमा ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी, पहले वर्ष का ब्याज 10% था और दूसरे वर्ष वह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक, यानी दूसरे वर्ष 14% का ब्याज लेता है। पहले साल फर्स्ट ईयर 10% का ब्याज लेता है, दूसरे साल सेकेंड ईयर 14% का ब्याज लेता है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो देखो 50,000 पे अगर हम पहली साल का ब्याज निकालेंगे तो 50,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 5,000 आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, 5,000 आएगा। अब हम दूसरे साल चलते हैं, तो दूसरे साल अगर हम 50,000 का 14% निकालेंगे तो 14 5 70 7,000 आएगा, 7,000 आएगा। ठीक है, और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो पहले साल जो हमने ब्याज लिया था 5,000, इस पर भी 14% लगेगा, तो इस पर 14% लगाएंगे तो 700 आएगा, 700 आएगा। तो टोटल हम इन सब को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7 बार 12 12 12,700, 12,700 ये आंसर है। 12,700 इसका टोटल 2 साल का ब्याज निकलेगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या 5 है, एक 5 और 8 में है, तो मान लेंगे 5x 8x। कह रहा है कि पहली संख्या 5x में 15 घटाया जाता है बटे दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, यानी 8x प्लस 18। अब इनका अनुपात हो जाएगा 1:3, 1:3। ठीक है, तो बस इसे हम सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो 5 ते 15 8, तो 8 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7x बराबर 5 ते 15 ते 45 और 18, 45 उधर जाएगा, 18 में जोड़ेंगे 45 18 तो 53 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 7 9 63, x बराबर आ गया 7 9 63। ठीक है, तो x बराबर आ गया हमारा 9। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो देख रहे हैं ये 5x है, ये 8x है, तो इनके बीच का अंतर है 3x, इनके बीच का अंतर है 3x। तो x की जगह हम 9 रख देंगे तो ये हो जाएगा 27, तो इसका आंसर आ गया 27। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में प्रत्येक में एक संख्या y जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। औसत 16 हो जा रहा है। देखो 8 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। 8 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्याओं में कुछ जोड़ा जाता है, y जोड़ा जाता है, तो औसत हमारा 16 हो जाता है। औसत हमारा 16 हो जाता है। तो y का मान हमें बताना है। देखो अगर औसत में किसी संख्या में कुछ भी जोड़ा जाता है, मतलब प्रत्येक में से वही सेम चीज़ जोड़ा जाता है, प्रत्येक में से सेम चीज़ घटाया जाता है, प्रत्येक में से सेम चीज़ गुणा किया जाता है, प्रत्येक में सेम चीज़ भाग दिया जाता है, तो नंबर भी वही होगा। मतलब औसत में भी सेम चीज़ का चेंज होगा। तो प्रत्येक में अगर y जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी y की वृद्धि होगी। मतलब अगर पहले औसत 12 था, अब 16 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है? 40, चार की। मतलब प्रत्येक संख्या में हम 4 जोड़ रहे हैं, तो y का मान आ गया 4। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। बात अगला प्रश्न है 13। कह रहा है कि 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि अनुपात 2:3 होना है, यदि अनुपात को 2:3 होना है तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए? कितना लीटर पानी मिलाया जाए? ठीक है, तो जो कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो हमारा मिश्रण है 100 लीटर का। 100 लीटर का हमारा मिश्रण है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि पानी मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो दूध तो हमारा सेम होना चाहिए ना, दूध हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि हम तो मिला रहे हैं पानी, दूध तो मिला नहीं रहे हैं। तो हम इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा और इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया 6, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 6 और ये आ गया 9। ठीक है, तो देख रहे हैं हम दूध जो है दोनों जगह बराबर हो गया, तो हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। पहले हमारा पानी था 4, अब हो गया 9। कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि। ठीक है, और अगर हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 लीटर। और टोटल जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था? 100 लीटर का था। 100 लीटर का था। इससे कितना गुना ज़्यादा? तो इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह जो हमने पानी मिलाया है, वो भी 5 नहीं होगा, इससे 10 गुना ज़्यादा, 50 लीटर। 50 लीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया 50। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बेहद आसान है, बस फार्मूले पे रखना है। कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल 2464 है। कह रहा है कि ये गोले का सतह क्षेत्रफल, गोले का सतह क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², जिसका मान हमें दे रखा है 2464। 2464 तो 4 से काट देंगे तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 छक 24, फिर 22/7 r²। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पाँच 55, 11 छक 66, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 28, आ जाएगा 28। r², 7 का गुणा 28 में कर देंगे तो 8 7 56 के 6, 7 दूना 14, 5 19। तो ये हमको पता है कि 14 का वर्ग होता है, तो r बराबर आ गया 14। तो हमसे पूछा है कि गोले का व्यास, तो व्यास जो है 2r होता है, तो 14 दूना 28, ये हो गया 28। ठीक है, इसका आंसर आ गया 28। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखो ये सरलीकरण का प्रश्न है, बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने लगा लिया होगा। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 में 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 में 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति केजी मूल कीमत बताना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जो 10 केजी है, 10 केजी इसके बराबर हम रख देंगे 1200 का 25%। 1200 का 25%, 1200 का 25% इसका निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 25 दूना 10 बराबर आ गया 25 दूना 50 के 50, 25 से कम 25, 10 35, सॉरी 25 एक कम 25, 5 30, ये आ गया 30। तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा यहाँ से कट के 30, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 30। तो ये जो 30 आया है ये कमी होने के बाद का मूल्य है, कमी होने के बाद का मूल्य है, और हमें पहले का बताना है। तो कमी कितनी हो रही है? 25% की, 25% की कमी हो रही है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4, यानी 4 पे 1 की कमी हो रही है। यानी पहले मूल्य था हमारा 4 और अब हो गया 3। इसी 3 का मान हमें 30 यहाँ पे हमने निकाला है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा? तो इससे 10 गुना ज़्यादा। तो हमसे 4 का मान पूछा है तो ये भी 10 गुना ज़्यादा 40 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 40। इसका आंसर आ गया 40 रुपये प्रति केजी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यहीं पर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 5,796 और 7 वर्षों में 6,993 हो जाती है। 7200 की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 साल का साधारण ब्याज हमें बताना है। देखो प्रश्न बेहद आसान है। कह रहा है कि 7 साल में कोई धन 7 साल में 6,993 और 4 साल में कितना हो जा रहा है? 4 साल में 5,796, 5,7,900, 5,796। ठीक है,
तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये 7 साल, ये 4 साल, तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमें 3 साल का निकल जाएगा। 3 साल का हमें ब्याज यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, आ गया 7, इसको हम माइनस करेंगे, आ गया 9, यहाँ पे 1, ये 1। अब 1 साल का हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9, 3 9 27, 3 9 27। 1 साल का आ गया हमारा 399। 1 साल का आ गया हमारा 399। देखो ये 4 साल का दे रखा है 5796, और ये 7 साल का। या तो हम इसमें 7 साल से माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, या तो इसमें से 4 साल का आप माइनस कर लो तो मूलधन आ जाएगा। तो हम 4 साल का निकालेंगे, तो 4 9 36 के 6, 4 9 36, 3 39 के 9, हासिल 3, 4 3 12, 3 15। अब 1596 जो है ब्याज हमारा वो 4 साल का है, तो हम क्या करेंगे, 5796 जो हमारा 4 साल का धन था, उसमें से 1596 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 0 0 2 4, 4200। ये जो 4200 आया है ये हमारा मूलधन आ गया, ये हमारा पी का मान आ गया 4200। तो अब हम यहाँ से दर निकाल लेंगे। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर निकालने के लिए 4200 पे 1596, 1 साल का ब्याज हमारा है 399, 1 साल का ब्याज हमारा है 399, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आएगा वही हमारा दर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो हमारा दर आ गया था 9.5%, 9.5%। तो आर का मान हमारा आ गया था 9.5%। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 7200 की धनराशि, धनराशि हमारा 7200 है। कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर हमारा 9.5 है, 2.5 साल यानी 5/2, 5/2 साल का हमें बताना है ब्याज कितना होगा, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया हमारा 36 36। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 5 6 30 के 0, 5 6 30 के 0, 5 3 15, 3 18, 18, ठीक है। अब अगर इस 180 का गुणा हम 9.5 में करेंगे, 180 गुणे 9.5, तो 0 से तो दशमलव हट गया। अब 18 5 90, हासिल आ गया 9, और 18 9 162, 62, 18 9 162, और 62 में 9 जोड़ेंगे तो आ गया 171, 171, ठीक है। यानी 1710 ये आ गया इसका ब्याज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न में कुछ है नहीं, बेहद आसान सवाल है। प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक किले में 60 आदमी है जिसमें 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कह रहा है कि 60 आदमी है और उनके लिए 28 दिन का भोजन उपलब्ध है, ठीक है, 28 दिन का भोजन उपलब्ध है, ठीक। कह रहा है कि 8 दिनों के बाद आदमियों की कुल संख्या में वृद्धि की जाती है, 8 दिनों के बाद आदमियों की कुल संख्या में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अब केवल 15 दिनों तक रह जाती है। मतलब 60 व्यक्ति 8 दिन तक खाना खाते हैं, उसके बाद 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाती है। तो 60 दिन में से 8 दिन तो हमने बचा लिया, तो बचा कितना दिन, दिन हमारा था टोटल 28, तो 28 में से 8 दिन हमने खत्म कर लिया, तो अभी बचा है 20 दिन, अभी बचा है 20 दिन। कह रहा है कि इस 20 इतने खाने को हम चलाएंगे केवल 15 दिन, लेकिन आदमियों की संख्या हमारी बढ़ गई। तो 60 प्लस मान लेते हैं कि एम आदमी बढ़ गए, 60 प्लस एम आदमी बढ़ गए। तो बस इसे सॉल्व करके हमें एम का मान निकालना है। 15 चौक को 60, 20 चौक को 80, 60 इधर जाएगा तो एम बराबर आ जाएगा 20, एम बराबर आ जाएगा 20। तो जो बढ़े हुए व्यक्तियों की संख्या है वो आ गई 20। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है 4 साल के बाद यह अनुपात, ठीक है। तो पहले हम इनका ओरिजिनल अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ये 5 से 2 की वृद्धि हो रही है 7, ये 7 से 2 की वृद्धि हो रही है 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अंतर सब में बराबर है, और कह रहा है कि 4 वर्ष के पश्चात, यानी 4, 2 की वृद्धि नहीं हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, तो इसे कितना गुना ज़्यादा, तो 2 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी 5 नहीं होगा, ये भी 7 नहीं होगा, ये भी 2 2 गुना ज़्यादा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, तो उनकी आयु हो जाएगी 10 और 14। आगे प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान से 14 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें भी 14 जोड़ देंगे, इसमें भी 14 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28। अब इसको निकाल लेंगे तो 4 6 24, 4 7 28, 6:7, ये इसका आंसर है, 6:7, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है 20, जो कि लास्ट सवाल है। बोला कि 2 संख्याओं का योगफल 33 है, 2 संख्याओं का योगफल 33 है, 2 संख्याओं का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उनका एलसीएम 72, एचसीएफ जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है 3, एचसीएफ जो हमारा दे रखा है 3। तो हम मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हमारा ए और बी है, ए और बी है, तो जो संख्याएं हो जाएंगी वो 3A हो जाएंगी, 3A और 3B हो जाएंगी,
संख्या हमारा हो गया 3A और 3B, क्योंकि एचसीएफ हमारा 3 है तो एचसीएफ उनके बीच का कॉमन होता है। तो संख्या हो गई हमारी 3A और 3B। और एलसीएम अगर हम 3A और 3B का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 3AB। 3AB का मान 72 दे रखा है, तो AB का मान आ गया हमारे यहाँ से 24। ठीक है, AB का मान आ गया 24। अब कह रहा है कि A प्लस दोनों संख्याओं का योग 33 दे रखा है, तो 3A प्लस 3B बराबर 33 दे रखा है। तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया 11, क्योंकि 3 से 3 कट के कॉमन लिया, तो A प्लस बी का मान आ गया 11। अब या तो इसे आप सॉल्व कर लो, A प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र लगा के सॉल्व कर लो, A माइनस बी निकालो, फिर ऐसे करके आपको निकालना होगा। या तो आप खुद ही देख लो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने के बाद 24 आए और जोड़ने के बाद 11, तो 8 और 3 गुणा करने के बाद 24 और 8 प्लस 3 जोड़ने के बाद 11, तो ये नंबर हमारा सेटिस्फाइज कर रहा है। तो कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा हमने संख्या माना था 3A और 3B, 3A और 3B, तो अगर A की जगह 8 रखेंगे तो संख्या हो जाएगी 24, और B की जगह अगर 3 रखेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारा 9। तो 24 और 9 का अंतर हमसे पूछा है, तो अंतर आ गया 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, अंतर आ गया 15। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद।